Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। तो हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस B.R. गवाई हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी सक्सीडिंग जस्टिस संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जस्टिस B.R. गवाई, उनको नॉमिनेट किया गया है चेयरमैन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के लीगल सक्सीड कमेटी के लिए। ये सक्सीड कर रहा है जस्टिस संजीव खन्ना को। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के बारे में हम जान लें। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी was established under Section 3A of the Legal Service Authority Act 1987 to provide free and competent legal service to the weaker section of the society. सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 3A के अंतर्गत लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री और कम्पिटेंट लीगल सर्विस को वीकर सेक्शन के लिए। सोसाइटी का जो कमेटी है ये कंपोज करता है चेयरपर्सन B.R. गवाई को और 9 मेंबर है जिनको कि नॉमिनेट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके पास अथॉरिटी है अपॉइंट करने का ऑफिसर को और एम्प्लॉय को, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंटर के द्वारा कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो फ्री लीगल एड, ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 39A इम्फोसाइज करता है जो आवश्यकता है एक्सेसिबल जस्टिस की। ये इंश्योर करता है फ्री लीगल एड को पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। आर्टिकल 14 और 22 क्लॉज 1 जो है ये प्रमोट कर रहा है इक्वालिटी को और इन्फॉर्म राइट को सारे के लिए। इस एक्ट के बारे में हम जान ले। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है ये एक स्टेटूटरी बेस प्रोवाइड कर रहा है लीगल एड प्रोग्राम का। ये इंश्योर कर रहा है फ्री और कम्पिटेंट लीगल सर्विस को अलग अलग एलिजिबल ग्रुप के लिए। नालसा को कंस्टिट्यूट किया गया था 1995 में। ये मॉनिटर करती है और इवेलुएट करती है इम्प्लीमेंटेशन को लीगल एड प्रोग्राम का पूरे नेशन में। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके नालसा के पॉलिसी को और प्रोवाइड किया जा सके लीगल सर्विस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा GI टैग प्रोडक्ट। तो जो GI टैग प्रोडक्ट है इसके बारे में हम जानेंगे कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा स्टेट का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है तो हमें पता होना चाहिए। 17 प्रोडक्ट है जिसको कि दिया गया है GI टैग। उड़ीसा का कौन कौन सा प्रोडक्ट है तो लांजिया सौरा पेंटिंग, ये आपका वॉल मूर्त आर्ट और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है। डोंगारिया कॉन शॉल, ये यूनिक और एंशंट नाइटेड शॉल है जो कि दर्शाता है कल्चर को और उसके बिलीफ को। खजूरी गुड़, ये नेशनल स्वीटनर है जो कि बनता है डेट पाम जूस से। डिकान मगजी, ये मिल्क प्रोडक्ट है। और सिमलीपाल काई चटनी, ये चटनी जो है ये बनता है इंडिजिनस काई फ्रूट से। ये सारे जो प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया है ये आपका उड़ीसा से है। नयनगढ़ कैंटुअल ब्रिंजल, वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि प्रिंकिश थॉर्न होता है जिसका। कोरापुट काला जीरा राइस, ये राइस वैरायटी है कोरापुट का। अरुणाचल प्रदेश से जो प्रोडक्ट है आपका तो हैंडमेड कारपेट है जो आर्टिसियन क्राफ्टेड कारपेट है। वेंचो वुडन क्राफ्ट, ये इथनिक आर्ट है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है वेंचो ट्राइब के द्वारा। और आदि केकर जिंजर जो है ये जिंजर का वैरायटी है। ये सारे प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश के हैं जिसको कि GI टैग दिया गया है। वेस्ट बंगाल से कौन सा प्रोडक्ट है तो टंगाइल साड़ी, घरात साड़ी, कोरियाई साड़ी, ये ट्रेडिशनल साड़ी है। कॉलोनिया राइस, ये राइस का वैरायटी है। और सुंदरबन हनी, ये जो हनी है आपका सुंदरबन का, ये जम्मू एंड कश्मीर से आपका अनारदाना है। ये पोमीग्रेनेट प्रोडक्ट है जो कि आपका रामबन से है। गुजरात से आपका कच्ची कारेक है जो कि लोकल प्रोडक्ट है गुजरात का। GI टैग के बारे में हम जान लें कि GI टैग होता क्या है। तो GI टैग जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये एक डेजिग्नेशन है जिसका उपयोग किया जाता है प्रोडक्ट के लिए जिसका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन होता है। ये दर्शाता है उसके क्वालिटी को और रेपुटेशन को जो कि लिंक्ड होता है उसके ओरिजिन से। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है इसको पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत। GI जो है आपका ये पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जिसको कवर किया गया है WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत, मैड्रिड एग्रीमेंट और लिस्बन एग्रीमेंट के अंतर्गत। भारत में GI रजिस्ट्रेशन जो है इसको गवर्न किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत। जो एडमिनिस्टर किया जाता है रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन को, ये डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड को। ये प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन 10 ईयर्स के लिए और ये जो है रिन्यूएबल होता है। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो आता है, ये देखता है GI रजिस्ट्रेशन को जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है। ये ऑफर करता है प्रोटेक्शन को अनऑथोराइज यूज के खिलाफ, प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को और इंश्योर करता है क्वालिटी को और उसके डिस्टिंक्टिवनेस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो जो आपका रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस न्यू रूल फॉर द एलोकेशन ऑफ सिंबल टू रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नए रूल को एलोकेशन को लेकर सिंबल का रजिस्ट्रेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ये आपका रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तो RUPP या रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये इंक्लूड करता है न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी को जो कि नहीं पूरा कर पा रहे हैं जो वोट परसेंटेज है स्टेट पार्टी के स्टेटस के लिए, वह जो वो नहीं कॉन्टेस्ट किया है इलेक्शन को पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद। सिर्फ 30% ही रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, और इसको गवर्न किया जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मदद से। जो कॉमन सिंबल है ये प्रोवाइड किया जाता है रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि बेस्ड होता है एक अंडरटेकिंग के ऊपर कि वो जो है एटलीस्ट कम से कम 5% टोटल कैंडिडेट का जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ स्टेट है उतना लाएंगे। ये न्यू रूल क्या कहता है? तो न्यू रूल जो कि इफेक्टिव में आपका जनवरी 11, 2024 से आ चुका है, रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको प्रोवाइड करना होगा ऑडिटेड अकाउंट को लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है और लास्ट 2 इलेक्शन का जो उनका है। ये जो ऑथोराइज ऑफिस होगा वो बियर करेंगे सिग्नेचर को सिंबल एलोकेशन के लिए। ये जो डिटेल्स है इसको एक बार फर्निश करना होगा, उसके बाद जो होगा रजिस्ट्रेशन अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का वो एलिजिबल होगा कंसेशन के लिए कॉमन सिंबल अलॉटमेंट का एलोकेट किया जाएगा इलेक्शन सिंबल के अनुसार रिप्रेजेंटेशन या अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो जानेंगे हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। In 2023, Aadhaar enabled payment system fraud accounted for 11% of cyber financial scam originating in India, according to an analysis by the Indian Cyber Crime Coordination Center. तो जो आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, इनके अनुसार 2023 के दौरान जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम फ्रॉड है ये आपका अकाउंट करता है 11% केसेस साइबर फाइनेंशियल स्कैम का। ज़्यादातर ये जो फ्रॉड है ये आपका ऑकर हुआ है बिहार या झारखंड में। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है और जो आपका 1930 हेल्पलाइन है ये रिसीव किया है ओवर 13 लाख कंप्लेन को जो कि आपका रिलेटेड है साइबर इनेबल फाइनेंशियल फ्रॉड से। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम फ्रॉड जो है वो इंक्लूड करता है जो इंस्टेंट है बायोमेट्रिक क्लोनिंग का भी। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इट इज अ पेमेंट सर्विस दैट अलो यूजर टू एक्सेस देयर आधार इनेबल बैंक अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन। The analysis also highlighted other category of cyber financial fraud, both locally and internationally, including sextortion, investment scam, illegal loan app, and romance scam. Social media related cyber crime total 1,41,056 reported case in 2023. जो आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है ये एक पेमेंट सर्विस है जो कि अलाउ करता है यूजर को कि वो एक्सेस कर पाए आधार इनेबल बैंक अकाउंट को ट्रांजैक्शन के लिए। ये जो एनालिसिस होता है ये हाईलाइट करता है दूसरे कैटेगरी ऑफ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड को भी, दोनों ही लोकली और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कि सेक्सटोर्शन, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इलीगल लोन ऐप, रोमांस स्कैम सब आता है। सोशल मीडिया रिलेटेड साइबर क्राइम जो है ये आपका टोटल 1,41,056 रिपोर्टेड केस था 2023 के दौरान। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ये आपका एक बैंक लेड मॉडल है जो कि फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आधार ऑथेंटिकेशन के मदद से। इट इज मैनेज बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड IBA। और इसको मैनेज किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है RBI और IBA का, एम्ड एट प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज स्पेशली फॉर रूरल एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। इसका मकसद है प्रोवाइड करना सिक्योर एक्सेस को बैंकिंग सर्विस का स्पेशली रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। इसके अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये एलिमिनेट करता है जो आवश्यकता पड़ती है OTP की, बैंक डिटेल की या दूसरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। ट्रांजैक्शन रिक्वायर ओनली द बैंक नेम, आधार नंबर एंड कैप्चर फिंगरप्रिंट ड्यूरिंग आधार इनरोलमेंट। ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए सिर्फ बैंक के नाम का अधिकार आवश्यकता होती है, आधार नंबर, और कैप्चर किया जाता है फिंगरप्रिंट को जो कि आधार इनरोलमेंट के समय दिया गया है, बस उसके मदद से ये ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है। क्या बेनिफिट है इसका? ये फैसिलिटेट करता है कैश ट्रांसफ़र को गवर्नमेंट स्कीम के लिए डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में, एलो करता है एक्सेस बैंक अकाउंट का दूसरे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या माइक्रो ATM जो है किसी और बैंक के उसकी मदद से। किस तरीके से AEPS को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? तो जो लीक हो रहा है बायोमेट्रिक डिटेल, साइबर क्रिमिनल उपयोग कर रहे हैं स्टोलन बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन के लिए। सिलिकॉन थंब जो स्कैमर है वो उपयोग कर रहे हैं सिलिकॉन टर्म का ताकि डिसिप किया जा सके बायोमेट्रिक डिवाइस को और परफॉर्म किया जा सके फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को।
लैक ऑफ ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, जो कमी है ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन की, विक्टिम को नहीं मिलता है इमीडिएट अलर्ट अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का, ये भी एक इश्यू है। सिस्टेमिक इश्यू, बायोमेट्रिक मिसमैच जो है, पुअर कनेक्टिविटी और जो वीकर सिस्टम है, ये अफेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है, तो अमेंड करना होगा आधार रेगुलेशन 2018 को, प्रपोज किया गया है चेंजेस को जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा शेयरिंग को आधार डिटेल का रिडक्शन के साथ। आधार लॉक, यूजर जो है उनको एडवाइस किया गया है कि वो लॉक करे और अनलॉक करे आधार को जैसे कि उनका आवश्यकता हो, ताकि प्रिवेंट किया जा सके अनऑथराइज बायोमेट्रिक यूज को। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में भी हम जान लें। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर डील करता है सारे टाइप ऑफ साइबर क्राइम के लिए भारत में। इसको सेटअप किया गया था न्यूली क्रिएटेड साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन के द्वारा, MHA का। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का मकसद है सेंट्रलाइज करना साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन को, डेवलप करना रिस्पॉन्स टीम को और फोस्टर करना कोलैबोरेशन को दूसरे प्राइवेट कंपनी के साथ, ताकि कॉम्बैट किया जा सके साइबर क्राइम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन, PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नॉमिनेटेड इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने नॉमिनेट किया है किसको किसको, तो इंदौर को, भोपाल का और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन के लिए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के अंतर्गत। ये पहला नॉमिनेशन है इस टाइप का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। रामसर साइट इन इंदौर, जो आपका रामसर साइट है इंदौर में, तो सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर रामसर साइट है जो कि आपका क्लोजर है इंदौर के। रामसर साइट जो कि आपका भोपाल में है तो भोज वेटलैंड हो गया, और रामसर साइट जो कि आपका अराउंड उदयपुर के पास है। तो 5 मेजर वेटलैंड है, कौन कौन सा, पिछकोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये जो आपका वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन और रामसर साइट है, इसके बारे में हम जान ले। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन ये आपका एक वॉलंटरी एक्रेडिएशन सिस्टम है जो कि रिकॉग्नाइज करता है जो महत्व है वेटलैंड का अर्बन और पेरी अर्बन इन्वायरमेंट में। ओरिजिन की अगर इसकी हम बात करें तो ये आउटकम है आपका जो रामसर कन्वेंशन था COP12 के दौरान 2015 का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट करना कंजर्वेशन को और वाइज यूज को वेटलैंड का, साथ साथ सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट को लोकल पॉपुलेशन के लिए। महत्व की अगर हम इसकी बात करें, ये प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को, ब्रांडिंग को वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। ये जो है मदद करता है इम्प्लीमेंट करने में अमृत धरोहर इनिशिएटिव को, ताकि कंजर्व किया जा सके रामसर साइट को भारत में। वेटलैंड क्या होता है हम इसको भी समझते हैं। तो वेटलैंड जो आपका ये एरिया है मार्श, फेन, पेटलैंड या वाटर नेचुरल या आर्टिफिशियल, स्टैटिक और फ्लोइंग या फ्रेश, ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर का, उसको हम वेटलैंड कहते हैं। रामसर कन्वेंशन आपका ये जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है 1971 का, रामसर ईरान का। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क को कंजर्वेशन के लिए और वाइज यूज को वेटलैंड और उसके रिसोर्सेज का। 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है रामसर कन्वेंशन की जनवरी 2024 के समय पे। इसमें भारत जो है उसको भी डिक्लेयर किया गया है कि भारत में 75 वेटलैंड साइट है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है ये रजिस्टर करता है रामसर साइट को, जिसको आवश्यकता है अर्जेंट अटेंशन की। इसको लॉन्च किया गया था 1990 के समय पे। भारत का जो लार्जेस्ट रामसर साइट है कौन सा है, तो सुंदरबन है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। ये कवर करता है अराउंड 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, और ये वाइटल हैबिटेट है बंगाल टाइगर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। और जो स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर है तो तमिलनाडु है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर है रामसर साइट का भारत में। 14 रामसर साइट जो है वो आपके तमिलनाडु पे लोकेटेड है। तो कौन सा स्टेट है, तो तमिलनाडु है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.